Hello and welcome to all. Today our first question is what will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? अगर राज्य सभा मनी बिल को अच्छे से अमेंड कर देता है तो उस कंटेक्स्ट में क्या होगा? जो ऑप्शन है उनमें कौन सा सही? ए, राज्यसभा में द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल accepting or not accepting the recommendations of the Rajya Sabha. B, the Lok Sabha cannot consider the bill further. C, the Lok Sabha may send the bill to the Rajya Sabha for reconsideration. D, the President may call a joint sitting for passing the bill. The correct answer is A. The Lok Sabha may still proceed with the bill. क्योंकि लोकसभा के पास हायर पावर्स हैं. इसमें मेन कीवर्ड मनी बिल है. कुछ आप लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी पढ़ सकते हैं और प्रेसिडेंट भी एक कीवर्ड हो सकता है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए. रिगार्डिंग डिस्कशन वी गेट टू नो दैट, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिल क्या होता है. बिल इज ए प्रपोजल. किस चीज़ के लिए? फॉर ए न्यू लॉ और टू सिग्निफिकेंटली चेंज और अमेंड एन एग्जिस्टिंग लॉ. उस चीज़ के लिए कोई भी प्रपोजल है उसे बिल कहेंगे. बिल के दो काइंड्स हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल. पब्लिक बिल वो है जो मिनिस्टर्स द्वारा गवर्नमेंट द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं. प्राइवेट बिल वो है जो अदर एमपीज द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं. टाइप्स ऑफ बिल्स हैं. फर्स्ट है ऑर्डिनरी बिल, सेकंड इज मनी बिल, थर्ड इज फाइनेंशियल बिल एंड फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये चारों बिल अलग अलग मैटर से डील करते हैं. ऑर्डिनरी बिल जो साधारण मुद्दों से डील करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो संविधान में संशोधन को के बारे में है. मनी बिल जो टैक्स वगैरह से रिलेटेड है. और फाइनेंशियल बिल जो मनी मैटर से अलग जो मैटर्स हैं उनसे डील करते हैं. Regarding money bill, we get to know that Article 110 defines it: a bill that contains only provisions dealing with all or any of the matters, that is, any tax, borrowing of money by the Union, Consolidated Fund of India, and Contingency Fund of India, all matters associated with these. कोई भी ये एक मैटर या इनसे कोई भी मैटर जो एसोसिएटेड है वो सब मनी बिल के अंडर आएंगे. It can be introduced only in लोक सभा बाय ए मिनिस्टर, और उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी. किसकी? प्रेसिडेंट की. स्पीकर फाइनल अथॉरिटी है क्या डिसाइड करने के लिए कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है. और राज्यसभा मस्ट रिटर्न द बिल विद और विदाउट रिकमेंडेशन. 14 डेज में उसको रिटर्न करना चाहिए. राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है बिल को अमेंड करने की. वो कुछ अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है और वो भी उसको 14 डेज में देनी होंगी, नहीं तो बिल पास माना जाए. रिगार्डिंग लोकसभा और राज्यसभा, ये दो हाउसेज हैं इंडियन पार्लियामेंट के. लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है. प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है. आर्टिकल 52 to 62 प्रेसिडेंट से डील करता है. ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. ही इज़ द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. He is indirectly elected. Moving to our next question. Parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaties. क्या पूछा गया है कि पार्लियामेंट की पावर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के कंटेक्स्ट में क्या है. 2013 में क्वेश्चन आया था. इसका सही आंसर है बी. विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, पार्लियामेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के कंटेक्स्ट में कोई भी लॉ बना सकती है पूरे इंडिया के लिए या किसी पार्ट के लिए. इसका डिस्कशन आर्टिकल 253 में हुआ है जिसमें ये मैंशनड है: द पार्लियामेंट हैज़ सोल राइट टू मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, with the motive of executing an international treaty, agreement or convention with other countries or any decision made at any association or conference. कोई भी इंटरनेशनल एसोसिएशन थी, कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें अगर कोई डिसीजन लिया गया है और उसको इम्प्लीमेंट करना है
तो पार्लियामेंट के पास ये सोल राइट है कि वो उसके रिगार्डिंग लॉ बना सकता है। आर्टिकल 253 empowers the parliament to pass laws on matters mentioned in list 2 of schedule 7 in order to execute international treaties agreements and। तो इसमें आर्टिकल 253 को आपको याद रखना है, समझ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। इसके कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट है, उनमें देखना कि कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोक सभा। इट scrutinizes appropriation and finance accounts of the government. It examines the report of the Comptroller and Auditor General of India, that is CAG। 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसके कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, रेस्ट टू आर करेक्ट। बी एंड बी इज द राइट आंसर, 2 and 3। इसके एक्चुअली 22 मेंबर्स होते हैं, जिनमें लोकसभा से सिर्फ 15 हैं और 7 राज्यसभा से, तो ये गलत बना देते। मूविंग टू एक्सप्लेनेशन पार्ट, सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर स्मॉलर डेलिब्रेटिव बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ MPs टू असिस्ट पार्लियामेंट इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज़। जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नेचर है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट की वर्किंग का, उस सब को करने के लिए स्मॉलर डेलिब्रेटिव बॉडीज़ बनाई जाती हैं। कुछ परमानेंट है, कुछ टेम्परेरी है। तो वो एमपीज़ उसमें मेंबर्स होते हैं और वो पार्लियामेंट को असिस्ट करते हैं फंक्शनिंग। मेनली ये 2 टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग और एडॉक। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 22 members, 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. First time it was set up in 1921 by Government of India Act 1919. What are its functions? It examines report of CAG, which also includes examination of appropriation and finance account of Government of India. It also examines public expenditure, not only from legal and formal point of view, but also from point of view of economy, prudence, wisdom and propriety, to bring out the cases of waste, loss, corruption, extravagance, inefficiency and nugatory expenses. Then comes the CAG. CAG is an independent constitutional office. It is an important point to be noted here. It is an independent constitutional office set up under article number 148 of Indian Constitution. CAG is the guardian of public purse and is empowered to control entire financial system of center and state. Next question is question number 4. In the context of India, which of the following principles is or are implied institutionally in the parliamentary government? क्वेश्चन किस बारे में है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनके कंटेक्स्ट में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बताना ठीक है या गलत। फर्स्ट इज members of the cabinet are members of the parliament, correct. Number 2 is ministers hold the office till they enjoy the confidence in the parliament, right. पार्लियामेंट की जगह कई बार लेजिस्लेचर टर्म भी यूज होती है। नंबर 3 इज कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ द स्टेट, रॉन्ग, not head of the state but head of the government. Who is the head of the government? PM. So correct answer is A. In explanation we get to learn that parliamentary government के क्या principles हैं. Only MPs can be members of the cabinet. अगर कोई कैबिनेट का मेंबर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, MP नहीं है, तो उसके ऊपर 6 मंथ की टाइम लिमिट है कि वो 6 मंथ में, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर इलेक्ट होके आए। देन आर्टिकल 75 सब क्लोज 3
is that ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. Cabinet is headed by head of the government. Who is head of the government? PM is the rest of the discussion we have already covered in lecture number 10, question number 1. Cabinet. Article 352 only mentions the term cabinet as the council consisting of the PM and other ministers of the cabinet rank appointed under Article 75. This term was added by 44th Constitutional Amendment Act of 1978. It added this term in article number 352. Cabinet is the highest authority for decision making in India's political administrative system. Then comes head of the state. Who is head of the state? President. We have covered it in question number 1, lecture 11. Moving to the last question, consider the following statements. Number 1, the Council of Ministers. What is the keyword? Council of Ministers in the center shall be collectively responsible to the Parliament. This is a wrong statement because Council of Ministers shall be collectively responsible to the lower house. The Union Ministers shall hold office during the pleasure of the President. Is right. Then the Prime Minister shall communicate to the President about the proposals for legislation. That is also correct. So correct answer is B. In explanation part, we get to learn that Council of Ministers. Article 74 and 75 are important in this context. Article 74 deals with status of Council of Ministers. In that 74 subclause 1 says that there shall be a Council of Ministers. Why? To aid and advise President. 74 subclause 2 says that such advice cannot be inquired into court of law. Then comes 75, which deals with appointment, tenure, responsibility, qualification, oath and salaries and allowances of ministers. 75 subclause 1 deals with PM shall be appointed by President and other ministers on advice of PM. Other ministers are also appointed by President but on the advice of the PM. Then 75 subclause 2 says that ministers shall hold office during the pleasure of the President. 75 subclause 3 says that Council of Ministers shall be collectively responsible to the lower house. Which is the lower house? Lok Sabha. 75 subclause 4 says that President to administer oath of office and secrecy as per Schedule 3 to ministers. 75 subclause 5 says that ministers shall be member of either of the houses or they should become member within the 6 months. Then 75 subclause 6 says that salary and allowances of ministers to be decided by the Parliament as per second schedule of Indian Constitution. One more point to be noted here is that Indian Constitution does not mention different categories of ministers like cabinet ministers, ministers of state and deputy ministers. Regarding President, we have already discussed it in question 1. And regarding PM, Article 78 is important in this context. It is the duty of the PM to communicate to the President all decisions of Council of Ministers related to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation. That is all in this video. Thank you.